तो एवरीवन, सो गाइस, आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक जगह से दूसरे जगह पर आपको जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए जो एक डेस्टिनेशन मतलब एक ओरिजिन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक लगने वाला जो कॉस्ट है उसका खेल है ये टॉपिक। और आपने देखा कि ऐसे तो कई तरह तरह के कॉस्ट हमें लग सकते हैं, लेकिन हमारा एक ही पर्पस होता है कि किस तरह से इस कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। और वो करने के लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना, काम चलाऊ सॉल्यूशन हमने देखा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। बराबर, इन तीनों की कहानी आपने देखी है, बट ये तीनों अप्लाई करने के लिए क्या वो दो नेसेसरी कंडीशन है सेटिस्फाई होना चाहिए। डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, देन दो एंटायर मैट्रिक्स शुड बी ऑफ मिनिमाइज फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो आप हमेशा कम करना चाहते हो। तो ये सारी बातें आपने देखी दोस्तों। फिर आप आने वाले सेशन में मोदी मेथड भी देखोगे जो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन देती है, बट वो मोदी मेथड आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक बेसिक सॉल्यूशन देना होता है। यहाँ तक की सारी बातें हमने कर रखी है। आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे इसी गाइस, जैसे कि आपको पता है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिस सब्जेक्ट में आता है उसको कई यूनिवर्सिटी में कई जगह क्वांटिटेटिव टेक्निक बोला जाता है। ठीक है, क्यूटी मतलब, कई जगह इसको, है ना गाइस, कई जगह इसको डिसीजन साइंस बोला जाता है यानी डीएस, और कई जगह उसको ऑपरेशन रिसर्च यानी ओआर भी बोला जाता है। बट यार, नाम अनेक लेकिन मीनिंग एक। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेशल केसेस गाइस। स्पेशल केसेस मतलब क्या? स्पेशल केसेस मतलब क्या? याद है मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि कोई भी सॉल्यूशन जब आपको निकालना है ट्रांसपोर्टेशन में, काम चलाओ मेथड जब आप लेते हो जिसको हम फिजिबल सॉल्यूशन निकालने वाली मेथड बोलते हैं, वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड जिसको हम लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी है गाइस वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। लेकिन तीनों अप्लाई करने से पहले कौन सी वो दो नेसेसरी कंडीशन है? डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, ये पहली कंडीशन, एंड मैट्रिक्स शुड बी ऑफ मिनिमाइज फैक्टर, ये दूसरी कंडीशन। ठीक है, लेकिन गाइस मान लो डिमांड और सप्लाई, वैसे तो हमने पिछली क्लास में जो एग्जांपल लिया था उसमें डेफिनेटली डिमांड और सप्लाई क्या था? इक्वल था। लेकिन गाइस मान लो डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो फिर क्या? उसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल नहीं है तो उसको बोला जाता है अनबैलेंस प्रॉब्लम। ये है फर्स्ट स्पेशल केस, क्योंकि जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं गाइस, आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, कोई भी मेथड नहीं। आप सोचोगे फिर सर क्या मोदी मेथड अप्लाई करें, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? नहीं गाइज, मैंने पहले ही कहा मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तो तब अप्लाई होगी जब उसके पास आप फिजिबल सॉल्यूशन दे दो उन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को यूज करते हुए, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट या फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन, उन तीनों में से किसी को भी यूज करते हुए एक बेसिक सॉल्यूशन उसको दे दो, फिर मोदी अप्लाई होता है। ओरिजिनल क्वेश्चन में कभी अप्लाई नहीं होता है, बट ओरिजिनल क्वेश्चन में ये तीनों मेथड अप्लाई करने से पहले डिमांड और सप्लाई इक्वल होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको बोला जाता है अनबैलेंस प्रॉब्लम। तब क्या करना है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा, यही तो डिस्कस करना है आज, स्पेशल केसेस। ठीक है, मैट्रिक्स एक ऐसे फैक्टर का चाहिए जो हम हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से फैक्टर यार अपने बिजनेस में जो आप हमेशा मिनिमाइज करना चाहोगे? कॉस्ट, लॉस, टाइम, है ना, जो भी टाइम लगता है, साइकिल टाइम, प्रोडक्ट टाइम, आइडल टाइम, क्यू टाइम, वो आप कम करना चाहो ना, सो दैट आपकी इफिशियंसी बढ़े। क्यू में जितना वेटिंग टाइम है उतना कम होना चाहिए सो दैट आपकी इफिशियंसी बढ़े, है ना। आइडल टाइम मशीन का कम होना चाहिए सो दैट आपकी इफिशियंसी बढ़े। प्रोडक्शन टाइम कम होना चाहिए सो दैट आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़े। तो यस गाइज, अगर मिनिमाइज फैक्टर है, लॉस है, कॉस्ट है जिसको हम हमेशा कम करना चाहेंगे, टाइम है, तो गाइज कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा फैक्टर जो हम हमेशा अपने बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, तब तो यार ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं होगी। तो फिर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। लेकिन हमें पता है कि ये जो तीनों मेथड है, लीस्ट कॉस्ट, वोगल अप्रोक्सीमेशन एंड नॉर्थ वेस्ट, वो मिनिमाइज फैक्टर पे अप्लाई होती है। लेकिन अगर उसने मैक्सिमाइज दे दिया है तो क्या करना है वो अब हम आज देखेंगे। एंड प्रोहिबिटेड रूट्स, मतलब अगर आपको, आपने देखा होगा पिछली क्लास में गाइज, मान लो ये ओरिजिन है ए बी सी, ये डेस्टिनेशन है पी क्यू आर, मुझे ए से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल, बी से भी करना है, सी से भी करना है, मतलब ए बी सी से मुझे पी क्यू आर पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है। बराबर, लेकिन गाइज अब पिछली क्लास में आपने जो देखा था वहां कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन था कि ए से क्यू पे बिल्कुल मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, या सी से पी पे बिल्कुल मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो ऐसी कोई बातें मेंशन नहीं थी। लेकिन अगर ऐसी कोई चीजें क्वेश्चन में मेंशन हो जाए तो क्या करोगे? इसको बोला जाता है प्रोहिबिटेड रूट्स। प्रोहिबिटेड कर दिया ना, ए से क्यू पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये रूट बंद कर दिया गया है। ए
क्यू को कभी नहीं दे सकता अपना मटेरियल। क्यू क्या पंगा उनके बीच में हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन अगर पहले ही बोल देगा इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि ए क्यू को अपना मटेरियल ट्रांसपोर्ट करे या सी अपना मटेरियल पी को ट्रांसपोर्ट करे, तो ऐसी केस में क्या खेलना है वो हम देखेंगे प्रोहिबिटेड में। तो गाइज और भी कई सारे, जब आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखोगे कि कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम ऑन द स्पॉट बराबर अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करके उसको सेटल करते हैं। लेकिन जो मेन कंडीशन क्वेश्चन एग्जाम में यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, वो ये है, डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होना, यानी अनबैलेंस होना, और क्वेश्चन का मैक्सिमाइज होना। ठीक है, तो हमें तो मिनिमाइज चाहिए, तो क्या करना है हम देखेंगे, और एक ये भी देख लेंगे कि प्रोहिबिटेड रहा तो क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, करें शुरुआत। एक्चुअल क्वेश्चन तो मैं आपको अब क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे अनबैलेंस होता है और कैसे उसको सेटल किया जाता है। बाकी तो फिर एक बार वो सेटल हो जाए तो फिर वही अपनी घिसी पिटी प्रोसेस, आप नॉर्थ वेस्ट अप्लाई कर सकते हो, आप लीस्ट कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, वोगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। लेकिन आपको पता होगा तीनों मेथड में सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है वोगल अप्रोक्सीमेशन। ये हमने पिछले क्लास में देखा भी था, सेम क्वेश्चन पे तीनों मेथड अप्लाई किया था तो सबसे बेस्ट और मिनिमम कॉस्ट किसने दिया था, वोगल अप्रोक्सीमेशन ने। तो हम, और वैसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़्यादा प्रैक्टिस उसी की लगती है क्योंकि लेंदी वही है, बाकी तो नॉर्थ वेस्ट वही के वही हो जाता है, लीस्ट कॉस्ट भी उसी मैट्रिक्स में हो जाता है, लीस्ट कॉस्ट ढूंढना होता है बस। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन की हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस पे हम गाइज आज वोगल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 पेट्रोल डीलर्स ए बी सी डी, दिख रहा है आपको 4 पेट्रोल डीलर्स ए बी सी डी रिक्वायर, गाइज उनकी रिक्वायरमेंट दी है। रिक्वायरमेंट मतलब ही क्या, डिमांड। मैंने कहा ना डिमांड, उसको कभी कभार रिक्वायरमेंट वर्ड भी यूज होता है, सप्लाई को कभी कभार अवेलेबिलिटी कैपेसिटी वर्ड भी यूज होता है। तो गाइज 4 पेट्रोल डीलर जिनकी रिक्वायरमेंट आपको दे दी है 50, 40, 60 एंड 40 किलो लीटर्स। इट इज़ पॉसिबल टू सप्लाई दिस फ्रॉम 3 लोकेशंस XYZ, और ये सप्लाई करने का जो पॉसिबिलिटी वो किससे है, ये 3 लोकेशन से, लोकेशन X, लोकेशन Y, लोकेशन Z, विच हैव 80, 100 एंड 50 KL रिस्पेक्टिवली। मतलब इनके पास जो सप्लाई करने की ताकत है गाइज, इनके पास जो सप्लाई करने की ताकत है या अवेलेबिलिटी है या इनकी कैपेसिटी है, वो कितना दे दिया है, 80, 100 एंड 50 किलो लीटर। नाउ आपको बोला है द कॉस्ट इन रुपीज फॉर शिपिंग ईच किलो लीटर इज शोन इन द टेबल। तो गाइज ये जो टेबल में दिया है ये क्या है, कॉस्ट पर किलो लीटर, कॉस्ट फॉर ईच किलो लीटर। 1 किलो लीटर गाइज ये सब किस में है, 50, 40, 60, 40, ये सब किलो लीटर में ही है। डिमांड भी, सप्लाई भी किस में है, किलो लीटर में भी, किलो लीटर में ही है। और क्वेश्चन ने बोला है कि एक लोकेशन से एक डीलर के पास अगर मैं 1 किलो लीटर पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करता हूं तो ये 1 किलो लीटर का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, पर किलो लीटर। तो गाइज इतना तो पक्का कि ये तो कॉस्ट दे दिया है गाइज। अगर कॉस्ट दे दिया है तो कॉस्ट तो हमें मालूम ही है कि ये ऐसी चीज है जो हम हर बारी अपने बिजनेस में मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी ये तो मिनिमाइज फैक्टर है। चलो आपको बोला डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल सप्लाई पैटर्न, मतलब वही कहाँ से कहाँ पर कितना किलो लीटर ट्रांसपोर्ट होगा, ये आपको बेस्ट तरीके से बताना है। इन तीनों में से कोई भी मेथड होगी, जब भी मेथड मेंशन नहीं गाइस, मैंने हमेशा बोला यूज वोगल अप्रॉक्सी मेथड मेंशन, है ना, वो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देगी। और इसका एक फायदा ये भी है कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑलरेडी इतना अच्छा सॉल्यूशन दे देती है कि फिर मोदी मेथड के पास कम गुंजाइश, कम स्कोप बचता है उसको और फर्दर मॉडिफाई करने का। ठीक है, तो एनीवेज गाइस, सबसे पहले हमें पता है कि ये कॉस्ट है, मिनिमाइज है, लेकिन ये तो हम बाद में देखते हैं ना, ये तो हम सेकंड नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यार यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अगर आप ठीक से देखो, क्या डिमांड और सप्लाई इक्वल है, डिमांड देख लो 50, 40, 90, 150, 190, राइट। यहाँ पे डिमांड कितना है 190 किलो लीटर, सप्लाई कितना है गाइस, सप्लाई है 230। गाइस किसी भी एंगल से ये सेम नहीं है, मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स इज अनबैलेंस। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पहली कंडीशन, पहली स्पेशल केस आज हम कौन सी डिस्कस करने वाले हैं, अनबैलेंस। तो मैट्रिक्स इज अनबैलेंस। अब इसको अगर बैलेंस करना है गाइस, तो पहले तो चेक करो क्या कम है, पहले चेक करो क्या कम है दोस्तों। जो भी कम है ना, जो भी कम है वो आपको लेना होगा इन द फॉर्म ऑफ डमी। यस गाइज, अगर आपको दिख रहा है कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो पता है आपको क्या लेना होगा यहाँ पे, डमी कॉलम। यस, व्हेनेवर डिमांड इज लेस देन सप्लाई तो आपको लेना होगा डमी कॉलम। ये चाहे तो आप एज इट इज याद रख सकते हो। एंड वेन एवर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तो वैसे क्वेश्चंस भी आप आगे आने वाले सेशंस में देखोगे। तो वेन एवर डिमांड इज लेस देन सप्लाई, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है गाइज, यहाँ देखो डिमांड है 190,
है ना, ये रही रिक्वायरमेंट डिमांड जिसकी टोटल है 190, ये है सप्लाई जिसकी टोटल है 230। सो 190 और 230 कहीं से भी सेम है नहीं, बट कौन किससे कम है, तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो हम लेंगे डमी कॉलम। अब वो कैसे लेना है, उसके एलिमेंट क्या रखना है, वो सब आगे बात करेंगे, बट ये दो रूल लिख लो। और दूसरा रूल गाइस, व्हेनेवर सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तब आपको लेना होगा हमेशा डमी रो। क्या लेना होगा, डमी रो। समझा गाइस, तो चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बाकी दूसरी कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन ने बोल ही दिया है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स है, मतलब ये मिनिमाइज है। तो दूसरी कंडीशन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी हमें पहले तो पहली कंडीशन खेलना है। तो गाइज अब आपको दिख गया कि डिमांड सप्लाई सेम नहीं है, मतलब आप डमी लोगे, और डमी क्या लोगे, डिमांड अगर छोटी है सप्लाई से तो डमी कॉलम। अब देखो सेम मैट्रिक्स में यहाँ बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड, है ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, कॉस्ट इज व्हाट, मिनिमाइज फैक्टर। फिर यहाँ पे लोकेशन ए बी सी डी, और ऑलरेडी मुझे क्या लेना है, डमी कॉलम भी तो लेना है, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई से। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ डमी। आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, ई लिख दो, और ई को यहाँ पे बोल दो लेट ई इज व्हाट, डमी, कौन है यहाँ पे, डमी डीलर, डमी डीलर। अब ऐसा भी कर सकते हो, बार बार डमी डमी अगर नहीं लिखना होगा, वैसे तो यहाँ पे एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, बट आपको चाहे तो आप वैसा कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप ए बी सी डी और ई लिख दो, बट हाँ ई को मेंशन करो, सो दैट एग्जामिनर को भी दिखे कि आपने ई को डमी डीलर माना है। ठीक है, तो वैसा लिखना है तो वैसे भी कर सकते हो। तो चलो आने वाले क्वेश्चंस में कभी और करेंगे, अभी तो मैं यहाँ डमी लिख रहा हूँ। तो गाइज अब देखो, सबसे पहले तो बाकी जो है एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, 7 6 6 6, 5 7 6 7, 8 5 8 6। और जब भी गाइस डमी आप ले रहे हो, पता है उसके एलिमेंट क्या लोगे, 0। उसके वजह से कोई भी चीज़ बदलनी नहीं चाहिए ना, मतलब एक से डमी पे जाएगा, डमी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, डमी नाम का कोई डीलर है ही नहीं, वो तो फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग बैलेंस प्रॉब्लम, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए मैंने लिया है। तो जब भी एक से डमी पे कोई जाएगा, कॉस्ट ही नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि डमी नाम का कोई डीलर है ही नहीं। ठीक है गाइस, तो यस इसके हमेशा एलिमेंट 0 लो, जब भी क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, इसके एलिमेंट आप हमेशा क्या लोगे, 0। अब गाइस डिमांड एंड सप्लाई पहले तो जो दिया है वो एज इट इज लिख लो। ठीक है, तो क्या क्या दिया है आपको, 50 40 50 40 60 40 एंड 80 100 एंड 50। और गाइज हमें पता है ना कि हमारा डिमांड कम पड़ रहा था, कितने से, देखो यहाँ पे 190, यहाँ 230, 40 का डिफरेंस था, डिमांड 40 से कम पड़ रहा था, तो ये डमी को आप दे दोगे 40। ये डमी को आप कितना दे दोगे गाइस, 40 किलो लीटर, खत्म। अगर अभी आप टोटल करो तो ये टोटल आ जाएगा 230, ये तो पहले से 230 है, और डिमांड सप्लाई इक्वल बन गया है। अब आप बोल सकते हो मैट्रिक्स इज व्हाट, बैलेंस्ड। ये हमने मैट्रिक्स को बैलेंस भी कर दिया, और मिनिमाइज तो ये पहले से था, मिनिमाइज तो ये पहले से था। तो बैलेंस एंड मिनिमाइज मैट्रिक्स, और अगर ये बैलेंस और मिनिमाइज है तो फिर आप आंखें बंद करके अप्लाई कर सकते हो नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वोगल अप्रोक्सीमेशन, जो करना है वो कर सकते हो। तो चलो गाइज मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अब बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है, पेनल्टी लेते हो आप, बराबर, पेनल्टी लेते हो। पेनल्टी कैसे ली जाती है, हर रो हर कॉलम की, ये सब पिछले क्लास में आप देख चुके हो। जिस भी रो या जिस भी कॉलम की पेनल्टी लेना है, उसके लास्ट 2 मिनिमम एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन, लास्ट 2 मिनिमम, सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा, छोटा और उससे जस्ट बड़ा, उनका सब्ट्रैक्शन, बड़ा माइनस छोटा। तो गाइज अब ये कॉलम में सबसे छोटा 5, उससे जस्ट बड़ा 7, उनका डिफरेंस क्या है, 2। हाँ, हो सकता है किसी रो या किसी कॉलम में सबसे जो छोटा है वो रिपीट हुआ हो, है ना, सबसे छोटा 5 है, और मान लो यहीं पर कोई और 5 होता, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, 0। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर जो सबसे मिनिमम, सबसे छोटा एलिमेंट है पेनल्टी लेते समय, अगर वो रिपीट हुआ है, सबसे छोटा वाला रिपीट हुआ है, तो पेनल्टी हम ले लेंगे 0। तो चलो गाइस, यहाँ 5 एंड 6 पेनल्टीज 1। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस वाले कॉलम में देखो गाइस, इस वाले कॉलम में सबसे छोटा है 6 और वो रिपीट हो गया। अगर वो रिपीट हो गया तो यहाँ पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ देखो अगेन, इसमें भी सबसे छोटा है 6, वो रिपीट हो गया, 0। यहाँ पर भी 0 0। चलो ये होगी पेनल्टी रो वाइज, आपको सॉरी कॉलम वाइज। अब आपको रो वाइज भी लेना है, सबसे छोटा 0, उससे जस्ट बड़ा 6। आप बोलेगे सर 6 रिपीट हुआ, अरे भाई मैंने कहा सबसे छोटा वाला एलिमेंट अगर रिपीट हुआ तो पेनल्टी 0 लो। जैसे यहाँ सबसे छोटा 6 था वो रिपीट हो गया, यहाँ सबसे छोटा 6 था वो रिपीट हो गया, यहाँ सबसे छोटा 0 है वो कहाँ रिपीट हुआ, नहीं। तो पेनल्टी क्या आएगी, 0 और उससे जस्ट बड़ा 6, यानी 6।
यहाँ 0 और उससे जस्ट बड़ा 5 यानी 5, और यहाँ 0 उससे जस्ट बड़ा 5 यानी 5, सबसे छोटा और उससे सेकंड लास्ट। और फिर जैसे पेनल्टी आ गई गाइस, फिर हमने क्या सीखा है, इन सारे पेनल्टी में सबसे हाईएस्ट पेनल्टी पकड़ो, सबसे हाईएस्ट पेनल्टी, और वो जिसको भी रिप्रेजेंट कर रही है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है गाइस, फर्स्ट रो को। उस रो में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, उस रो में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, वहां पे अलोकेशन दे दो, वहां पे अलोकेशन दे दो। अलोकेशन देने का स्टाइल क्या है, मैंने कहा रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई चेक करो, और जो छोटा है वहां रख दो, खेल खत्म। और वो सिंपल लॉजिक है ना, कि एक्स के पास भले ही 80 एलिमेंट है सप्लाई करने के लिए, है ना, ये जो एक्स है लोकेशन, उसके पास 80 एलिमेंट है, लेकिन जो डमी डीलर है उसको 40 ही चाहिए, है ना, ये तो 40 हमने कहाँ से लाया था, इन दोनों के डिफरेंस से, तो उसको 40 ही चाहिए। तो यार भले उसके पास 80 है, लेकिन कस्टमर को अगर 40 चाहिए रहेगा तो 40 ही देगा ना, जबरदस्ती थोड़ी देगा। तो इन शॉर्ट मैंने कहा है, जहां पर भी अलोकेशन देना, उसका रिस्पेक्टिव सप्लाई देखो, रिस्पेक्टिव डिमांड देखो, दोनों में से जो कम है 80 और 40, उसमें से जो कम है वो लगा दो, यानी 40, खेल खत्म। तो गाइस याद है पेनल्टी कैसे दिया हमने, सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा, अगर छोटा रिपीट हुआ है तो पेनल्टी 0, फिर सारी रो और कॉलम की पेनल्टी में जो सबसे बड़ी पेनल्टी है उसको पकड़ा, उसके रिस्पेक्टिव रो में, क्योंकि वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके रिस्पेक्टिव रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वहां अलोकेशन दे दिया, और वो भी कैसे, डिमांड सप्लाई में जो कम है वो रख के। तो गाइस जैसे अलोकेशन देते हो, पहला काम क्या करना है, अलोकेटेड क्वांटिटी रिस्पेक्टिव सप्लाई और रिस्पेक्टिव डिमांड में से माइनस करना बिल्कुल मत भूलो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन बढ़ेगा कि भाई डमी को 40 एलिमेंट चाहिए थे, मिल गए, मतलब अब इसको कितना चाहिए, 0, 40 माइनस 40 0। एक्स के पास 80 एलिमेंट थे, उसमें से 40 वो डमी कस्टमर को दे चुका है, भले ही डमी कस्टमर कोई नहीं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा, है ना। तो गाइज एक्स के पास जो 80 थे उसमें से 40 गए, तो बचे कितने, 40, मतलब क्या किया आपने, जो भी अलोकेटेड क्वांटिटी है वो रिस्पेक्टिव सप्लाई और रिस्पेक्टिव डिमांड से माइनस किया। और जैसे ये हो गया, नाउ वन मोर राउंड ऑफ पेनल्टी, ये पेनल्टी पेनल्टी देते जाना है। अब यही वाली पेनल्टी नहीं पकड़ना है, फ्रेश पेनल्टी दो, तब तक दो जब तक आपको सिंगल रो या सिंगल कॉलम ना मिले। आई रिपीट, सिंगल रो या सिंगल कॉलम, कैसे आगे समझेगा। चलो गाइज नेक्स्ट राउंड, तो नेक्स्ट राउंड में अब मैं दे रहा हूँ पेनल्टी, यहाँ पे सबसे मिनिमम 5, उससे जस्ट बड़ा 7, 5 और 6 1, यहाँ दोनों जो सबसे मिनिमम है 6 वो रिपीट हुआ, पेनल्टी 0, यहाँ भी रिपीट हुआ। और गाइज हाँ, जो 0 हो चुका है उसको कट करना होता है, जो 0 हो चुका है, मुझे बताओ रिस्पेक्टिव डिमांड और कॉलम में सप्लाई में कौन 0 हुआ है, सप्लाई तो नहीं हुआ, डिमांड हो गया, तो इसको कट कर दो, मतलब इसका काम फिलहाल के लिए फिनिश हो गया ना। अब डमी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसको क्यों रख रहे हो, हमारा उतना टेंशन दूर हुआ। तो जो कट हो गया उसको मैं डैश बोल रहा हूँ, डैश। अगेन ये तो सिर्फ हुई, अब पहला जो राउंड है वो भूल जाओ, मैं सेकंड फ्रेश राउंड ऑफ पेनल्टी दे रहा हूँ, तो फिर से 2 1 0 0 और ये डैश कट गया है। अगेन गाइज अब ये देखो, ये कट गया, अब इसको छोड़ ही देना, इग्नोर करना है, इसलिए काट दो। तो बचा क्या, 6 एंड 6, सबसे छोटा 6 है अब इन चारों में, और वो रिपीट हुआ है, तो पेनल्टी 0, यहाँ पे 6 5 पेनल्टी 1, यहाँ पे 5 6 पेनल्टी 1। अब इन सारे पेनल्टी में कौन सी, ग्रीन वाली भूल जाओ, ये जो ऑरेंज में है, इनमें सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन है, 2, इसके रिस्पेक्टिव रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन है, 5, यहाँ पे अलोकेशन दे दो। जो हाईएस्ट पेनल्टी उसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट जो है वहाँ पे अलोकेशन दे दो, तो इसमें लीस्ट कॉस्ट है 5, यहाँ पे है 100, यहाँ पे 50, मैंने क्या कहा, रिस्पेक्टिव सप्लाई रिस्पेक्टिव डिमांड में जो कम है वो रख दो, 50 कम है 50 रख दिया, और तुरंत वो माइनस कर दो। तो ए को 50 एलिमेंट चाहिए थे, वो किसने दे दिए, वाई ने, और जो कि उसको 50 मिल चुके, अब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी रही, 0। मैंने क्या कहा, जो अलोकेटेड क्वांटिटी है रिस्पेक्टिव सप्लाई में से माइनस करो, कि भाई वाई के पास 100 थे, अब 50 बचे, और रिस्पेक्टिव डिमांड में से भी ए को 50 चाहिए थे, 50 मिल गए, तो बचा कितना, 0। जो 0 हुआ उसको कट कर दो, जो 0 वो कट। एंड अगेन खेलो गाइस, फिर से 1 मोर राउंड ऑफ पेनल्टी, फिर से ये कट गया, डैश, ये 1 0 0 डैश, बराबर, तब तक खेलना है जब तक सिंगल रो या कॉलम ना बचे। अब गाइज यहाँ देख लो, यहाँ पे 6 6 0 6 7, देखो सबसे छोटा 6 है, वो रिपीट नहीं हुआ है ना, रिपीट 7 हुआ है, बट हमने कहा है सबसे छोटा रिपीट हुआ तो पेनल्टी 0 करो, लेकिन यहाँ सबसे छोटा 6 है, वो रिपीट नहीं हुआ है, उससे जस्ट बड़ा 7, तो उनका डिफरेंस 1, और यहाँ पर भी 5 6 1। गाइज अब ये न्यू राउंड ऑफ पेनल्टी में, जो तीसरा राउंड ऑफ पेनल्टी, उसमें देखो हाईएस्ट पेनल्टी, लेकिन जैसे फर्स्ट राउंड में हमें हाईएस्ट 6 क्लियरली मिल गया था, सेकंड राउंड में 2 हाईएस्ट क्लियरली मिल गया था, यहाँ पे हाईएस्ट अगर आप ठीक से देखो तो 1 है, लेकिन 3 जगह 0 1 1, देखो यहाँ पर 1 1 है, और यहाँ 1 0 0 में 1 1 है,
1 है। तो गाइज यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी रिपीट हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं, ये भी रूल हम सीख चुके हैं कि जब भी पेनल्टी में हाईएस्ट पेनल्टी रिपीट होती है ना, एक से ज़्यादा बार है, तो आप क्या करते हो, उसके रिस्पेक्टिव रो में जो मिनिमम कॉस्ट है वो चेक करते हो। जिस पेनल्टी के रो में या कॉलम में, ठीक है, रो या कॉलम में मिनिमम, सबसे मिनिमम कॉस्ट है, जिस पेनल्टी का रिस्पेक्टिव मिनिमम कॉस्ट सबसे कम है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। गाइस जैसे अगर मैं इस 1 की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है, 6। इस 1 की बात करूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो को, तो इसका सबसे मिनिमम 6 था। इस 1 का सबसे मिनिमम कौन है, 5। एंड गाइज अगर मैं इस 1 की बात करूं, तो इसका सबसे मिनिमम कौन है, 5। तो गाइज एक 1 में सबसे मिनिमम है 6, एक 1 में है 5, एक 1 में है 5। मैंने क्या कहा, जो सबसे मिनिमम है उसको रखो, है ना, यानी ये तो बिल्कुल नहीं रखना है आपको, ये तो गया, क्योंकि इसमें सबसे मिनिमम कौन है, 6, लेकिन उससे भी मिनिमम, जो सबसे ज्यादा मिनिमम है, जिस भी पेनल्टी के रो में या कॉलम में सबसे ज्यादा मिनिमम कॉस्ट है, उसको सिलेक्ट करना है। तो ये तो कैंसिल भाई, ये तो कैंसिल। अब देखो, इसके भी रिस्पेक्टिव रो में सबसे मिनिमम 5 है, इसके भी रिस्पेक्टिव कॉलम में सबसे मिनिमम 5 है गाइज। बट अगर आप ठीक से देखो, तो ये जिस 5 पे इशारा कर रहा है, ये पेनल्टी भी उसी 5 पे इशारा कर रही है। चेक करो, इसके रिस्पेक्टिव रो में सबसे मिनिमम ये वाला 5 है ना, ये वाला जेड बी वाला, और इस 1 के भी, ये तो 0 0 है ना, तो इस 1 के रो कॉलम में भी सबसे मिनिमम ये वाला 5 है। तो घूम फिर कर दोनों लोग किसकी बात कर रहे हैं गाइस, घूम फिर कर ये दोनों जो 1 है, ये इसी 5 की बात कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे अलोकेशन दे दो, यहाँ पे अलोकेशन दे दो। अब इसके रिस्पेक्टिव रो में यहाँ 50, यहाँ 40, जो मिनिमम में रख दो, जैसे रखा 40 माइनस 40 0, जो 0 वो कट, एंड 50 माइनस 40 10। फिर से पेनल्टी, समझ रहा है गाइज। तो आपको एक रूल और यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब हाईएस्ट पेनल्टी एक ही है फिर तो टेंशन नहीं, लेकिन जब मल्टीपल हाईएस्ट पेनल्टी आपको मिल रहा है, 1 1 1, तो सबके रो और कॉलम में पहले तो देखो मिनिमम कॉस्ट क्या है। जिस भी रो या जिस भी कॉलम में सबसे मिनिमम है उसको सिलेक्ट करो, सबसे मिनिमम है उसको सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे 6 था, यहाँ 5 था, हमने 6 को छोड़ दिया। और बाई चांस अगर मिनिमम कॉस्ट में भी टाई हो रहा है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, अब को इंसिडेंटली ये दोनों सेम 5 की बात कर रहे थे, सेम 5 की, लेकिन मान लो इसका 5 कुछ और होता और इसका 5 कुछ और होता, दोनों का मिनिमम कॉस्ट 5 ही होता, लेकिन अलग अलग 5। तो पता है हम क्या चेक कर रहे होते, वो भी रूल मैंने पिछले क्लास में लिख के दिया होगा, है ना, कि हाईएस्ट पेनल्टी अगर टाई होता है, हाईएस्ट पेनल्टी में अगर टाई होता है गाइस, तो उसमें आप चेक करो कि लीस्ट कॉस्ट किस में है। और अगर लीस्ट कॉस्ट में भी टाई होता है, तो आप देखो कि ट्रांस मैक्सिमम अलोकेशन हम कहाँ दे सकते हैं, मैक्सिमम अलोकेटेड क्वांटिटी हम कहाँ रख सकते हैं, मैक्सिमम अलोकेटेड क्वांटिटी हम कहाँ रख सकते हैं। हमका ये बात हमने करी थी, कोई डाउट किसी को भी, क्लियर है सब। तो देखो ये 1 में ये 5 है, इस 1 में भी यही 5 है, इसलिए दिक्कत नहीं आई। बट ये 1 का 5 कुछ और होता और ये 1 का 5 कुछ और होता, तो मैं देख रहा होता कि मैं मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ रख सकता हूँ। मान लो एक जगह 40, एक जगह 30, तो 40 वाला मैं सिलेक्ट करता, एक जगह 40, एक जगह 60, तो 60 वाला मैं सिलेक्ट करता। तो ये सीक्वेंस है गाइस। पहले तो हाईएस्ट पेनल्टी देखना होता है, जब वो एक ही है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं उससे ज़्यादा है, तो फिर जिन भी पेनल्टी में टाई हुआ है उसमें देखो लीस्ट कॉस्ट कहाँ। अगर लीस्ट कॉस्ट भी कोई एक ही है, सबसे कम कॉस्ट एक ही है, तो फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर लीस्ट कॉस्ट में भी टाई होता है, तो फिर देखो मैक्सिमम अलोकेटेड क्वांटिटी मैं कहाँ रख सकता हूँ, यानी सर्कल वाली क्वांटिटी। जैसे यहाँ 1 1 में टाई, तो मैंने देखा मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है, तो इस 1 में 5 था, इसमें भी 5 था, तो 6 वाला मैंने हटा दिया, ये 1 में देखो 6 से हटा दिया। बट कोइंसिडेंटली ये जो दोनों 5 है, आप ठीक से देखो सेम ही है ना, एक ही Z2B वाली ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको कंसिडर कर लिया। यहाँ मैंने क्वांटिटी कंपैरिजन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों एक ही 5 की बात कर रहे हैं। तो बस आप ये 1 लो तो भी इसी 5 पे जा रहा है, ये 1 लो तो भी इसी 5 पे जा रहा है, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस पे सर्कल कर रहे हो या किस पे स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, वो कोई नहीं देखने वाला, या उसके कोई मार्क्स नहीं होते। तो अल्टीमेटली आप कहाँ क्वांटिटी अलोकेट कर रहे हो वो मैटर करता है। तो दोनों 1 का मिनिमम कॉस्ट सेम 5 है, यहाँ पे 50 था, यहाँ 40 था, मैंने 40 रखा जो कम है। फिर जैसे 40 रखा, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, जो 0 हुआ वो कट। गाइस और खेलो तब तक जब तक आपको मिनिमम कॉस्ट ना मिले, सॉरी सिंगल रो या सिंगल कॉलम ना मिले। ये कट गया,
ये कट गया, ये 660, ये 660, ये कट गया। गाइज ये कितना आया, ये हुआ 660, 671, 682। गाइज अब देखो इसमें ये 200, बाकी तो सब कट गया ना, और इसमें सबसे हाईएस्ट पेनल्टी दिख रहा है हमें 2, इसमें सबसे लीस्ट कौन है 6। अब गाइज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, तो मिनिमम को देखो 10 ही बचा ना, 50 में से ये 40 ऑलरेडी जा चुका है, तो अब इसको भूल जाओ, बचा कितना 10। तो गाइज 10 रखा, क्योंकि यहाँ 40 और 10 था, 10 रखा, तो 10 माइनस 10 ये हो गया 0, एंड 40 माइनस 10 ये हो गया 30, और जो 0 हुआ वो कट, जो 0 हो गया वो, ठीक है। अभी भी और एक राउंड पेनल्टी का देना पड़ेगा, वेट वेट वेट, अभी भी एक राउंड और पेनल्टी का देना पड़ेगा गाइस। क्यों, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो ना, 2 रो और 2 कॉलम बची है, जब तक सिंगल रो या सिंगल कॉलम नहीं बची तब तक खेलना होता है, तो एक राउंड और दे दो यार पेनल्टी का, कम ऑन। चलो, तो ये रहा, ये कट गया डैश डैश, 660 है ना, ये बस यही कटा, यही बचा 671, ये कट गया डैश, अगेन 660, 671, और ये तो रो कट गया डैश। गाइज हाईएस्ट पेनल्टी देखो क्या है, 0101, हाईएस्ट पेनल्टी 1 है, लेकिन गाइज 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, कोई टेंशन नहीं, जब पेनल्टी में टाई होता है हम क्या देखते हैं, लीस्ट कॉस्ट, तो इस 1 में लीस्ट कॉस्ट कौन है 6, है ना, देखो इस 1 में लीस्ट कॉस्ट कौन है 6, ये वाला, और गाइज इस 1 में लीस्ट कॉस्ट कौन है 6, देखो ये कॉलम में 2 ही एलिमेंट बचे, उसमें लिस्ट 6 है, इस रो में भी, क्योंकि ये तो कट गया है ना, इस रो में भी 0 1, तो हाईएस्ट पेनल्टी 1 में लीस्ट कॉस्ट यही 2 बचे, उसमें 6 है, बट इस बार देखो दोनों 6 अलग अलग है, ये 1 जो है वो इस 6 की बात कर रहा है, और ये 1 जो है वो इस 6 की बात कर रहा है। अब मैंने क्या कहा, क्वांटिटी, अगर पेनल्टी में टाए तो लीस्ट कॉस्ट देखो, लीस्ट कॉस्ट में टाए तो मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ रख सकते हो वो देखो, जैसे गाइज यहाँ 40 एंड 30 में कितना रख सकता हूँ 30, और यहाँ पे 50 और 60 में कितना रख सकता हूँ 50, तो अगर मैं यहाँ 30 रख सकता हूँ, यहाँ 50, मुझे किसको सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम क्वांटिटी, यानी ये वाला 6 गाइस, ये वाला 6 जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 1, ठीक है। तो ये वाली पेनल्टी का जो लीस्ट कॉस्ट है 6, वो कैंसिल होता है। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि गाइस फिर से बता दूं, हालांकि हाईएस्ट पेनल्टी ये वन दोनों थे, अब इसमें भी लिस्ट कॉस्ट 6 था, इसमें भी लिस्ट कॉस्ट 6 था, लेकिन उसके बाद लिस्ट कॉस्ट में भी टाई हुआ, फिर मैक्सिमम क्वांटिटी एलोकेशन, इस 6 पर मैं 40 और 30, सिर्फ 30 लिख सक रहा हूँ, बराबर, जो इस पेनल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, यहाँ पे 40 और 30, 30 लिख पाऊंगा, लेकिन जो इस पेनल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, यहाँ 50 एंड 60 में कितना लिख पाऊंगा 50, यानी मैक्सिमम में कहाँ लिख पा रहा होगा इस वाले 6 पे, और इसीलिए मैंने ये 1 सिलेक्ट किया, इसको नहीं, और जैसे 50 लिखा गाइज, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, जो 0 वो कट, नाउ स्टॉप, अब रुक जाओ पेनल्टी देना, क्योंकि आप पेनल्टी वैसे भी दे नहीं सकते भाई, आप ये रो वाइज पेनल्टी दे दोगे 6 माइनस 6 0, लेकिन कॉलम वाइज कैसे दोगे, पेनल्टी में मैंने कहा है ना आपको 2 एलिमेंट की डिफरेंस लेना होता है, सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा, अब यहाँ तो सिंगल एलिमेंट बचा है, और यही रीजन है कि जैसे सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचे पेनल्टी देना स्टॉप, पेनल्टी देना स्टॉप। अब क्या करना है, अब गाइस शुरू करो, जितने एलिमेंट बचे सब पे अलोकेशन आने वाला है, अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम है तो जितने एलिमेंट बचे हैं सब पे अलोकेशन आने वाला है। वैसे तो मैंने कहा है कि जो भी बचे उसमें भी फिर से लीस्ट कॉस्ट खेलो, यानी जो छोटा है उस पे पहले अलोकेशन दो, लेकिन वैसे टेक्निकली स्पीकिंग सब पे अलोकेशन आने वाला है, तो अब ये 6 लो या ये 6 पहले लो, हालांकि यहाँ लिस्ट कोई नहीं है तो दोनों ले लो यार, दोनों ले लो। इस 6 पर देखो कितना आएगा 10 एंड 40, 10 और 40 में से कम कौन है 10, जैसे 10 लिखा ये 0 हो गया, और ये 40 माइनस 10 30 हो गया, जैसे अलोकेशन देते हो तुरंत 0 करना भूलना नहीं है, तो गाइज ये कट गया, है ना, और गाइज अब देखो बचा ये 6, यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 30, खत्म। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 30 बचा है और यहाँ भी 30 बचा है तो 30 दे दो, ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, अल्टीमेटली देखो x का भी फाइनल 0 हो चुका है, y का भी 0 आ चुका है, z में भी 0 आ चुका है, a का भी 0, b 0, c 0, d 0, e 0, यानी डमी 0। यही तो हुआ ना, ये यहाँ तक तो हमें करना होता है तभी तो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और जब डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है ये मिलता ही नहीं था अगर आप डमी नहीं लेते, तो इसलिए डमी लेना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन जब भी अनबैलेंस्ड हो। और डमी लेने का रूल भी बता दिया, अगर डिमांड छोटी है सप्लाई से हमेशा डमी कॉलम लेना होगा, और जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वो वहाँ पटक दो, जैसे इस बार 40 था, और जब भी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से यानी सप्लाई कम है तो आप डमी रो लो, और जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वहाँ रख देना, डमी रो के सप्लाई वाले साइड में,
वो भी आप आगे देखोगे। बट गाइज बाकी एक बार वो बन जाए फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन सेम है। हर रो हर कॉलम का पेनल्टी निकालो छोटा, अगर वो छोटा वाला एलिमेंट रिपीट हुआ तो पेनल्टी 0, और नहीं रिपीट हुआ तो उससे जस्ट बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस। पेनल्टी में देखो हाईएस्ट पेनल्टी और उसके रिस्पेक्टिव जो रो या कॉलम है उसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वहाँ लोकेशन दे दो। मान लो पेनल्टी में टाई हुआ तो पेनल्टी से फिर देखो कि किस पेनल्टी में लीस्ट कॉस्ट है, लीस्ट कॉस्ट में भी टाई हुआ तो देखो कौन से लीस्ट कॉस्ट पे आप हाईएस्ट अलोकेशन दे सकते हो। वो सब चीज़ आपने अभी देखी, इस क्वेश्चन में हर चीज़ आ गई। और एक बार आप अलोकेशन देते हो तुरंत उसको डिमांड और सप्लाई में से माइनस करो, और एक चीज़ पक्का जीरो होगी उसको कट कर दो, और फिर से वापस फ्रेश राउंड ऑफ पेनल्टी 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 खेलते जाना है। आखिरी में तब तक करो जब तक सिंगल रो या सिंगल कॉलम ना बचे। एक बार सिंगल रो या सिंगल कॉलम बच गई वहां पे आपको अलोकेशन दे देना है। जितने भी एलिमेंट बचे सब पे आने ही वाला है, लेकिन फिर भी आप लिस्ट कॉस्ट खेल सकते हो। अब इस बार दोनों में 6 6 थे तो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब पे आने ही वाला है ना। आखिरी वाले इसमें कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा जब सिंगल रो या कॉलम बचे, क्योंकि सब पे आने वाला है। बस गए, जब इसी को एक सिस्टमेटिकली किसमें उतार दो, अपने ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल में। उसने वही बोला ना, एक सप्लाई पैटर्न हमें उसको बना के देना है कि कौन से लोकेशन से कौन से डीलर के पास कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हुई और उसके वजह से लगने वाला शिपिंग कॉस्ट। तो गाइज मैं यहाँ दे देता हूँ लोकेशन टू डीलर एंड ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी, लोकेशन टू डीलर ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो गाइज ए एक्स से कहा गया, सी के पास, डी के पास और डमी के पास। एक्स से सी के पास गया, एक्स से डी के पास गया, एक्स से डमी के पास गया, है ना। पहले मैं कहाँ से कहाँ पर गया वो लिख रहा हूँ। फिर वाई से कहाँ पर गया गाइज, ए के पास और सी के पास। वाई से गया ए और सी, ठीक है। और फिर जेड से गया गाइज, जेड से गया बी के पास और डी के पास, खत्म। तो जेड टू बी एंड जेड टू डी। सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन फिजिबल है कि नहीं, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी क्या बोला था मैंने कि नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल, जहां जहां पर अलोकेशन आया है वो काउंट कर लो, और वो अगर m प्लस एन माइनस वन के बराबर होना चाहिए। m प्लस एन माइनस वन। अच्छा, ये आपको मालूम है m मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज, और n मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो गाइस चेक कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर 5 क्यों, 4 ही है ना। देखो 1 2 3 4 गाइस, ये नहीं लेना है, जो अनबैलेंस्ड है ना वो नहीं काउंट करना है हमें। सॉल्यूशन हमने कब से निकालना स्टार्ट किया, जब वो बैलेंस बना। तो ये फिजिबिलिटी भी आप बैलेंस मैट्रिक्स के साथ चेक करो, और बैलेंस मैट्रिक्स में 3 रो है, 1 2 3, डिमांड सप्लाई काउंट नहीं करना होता है। तो 3 रो है, लोकेशन कितने 3, और डेस्टिनेशन कितने यानी डीलर कितने 5। बैलेंस वाला चेक करो, ये वाला नहीं, 4 मत बोल देना। तो गाइज टोटल रो टोटल कॉलम मिला के कितना है, टोटल रो 3 टोटल कॉलम 5। सो कंडीशन बस आपको अगर चेक करना है कि ये फिजिबल है कि नहीं, तो m प्लस एन माइनस वन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल। और अगर ये मैच होता है तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज व्हाट, फिजिबल। ऑप्टिमम है कि नहीं ये तो मोदी डिसाइड करेगा और वो आप आगे देखोगे, लेकिन सॉल्यूशन हम फिजिबल बिल्कुल बोल सकते हैं। तो m कितना अभी मैंने बताया 3, n कितना इंक्लूडिंग डमी, मैंने कहा हमेशा बैलेंस मैट्रिक्स देखो तो डमी काउंट होगा -1, और नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 ही आया है आपके सामने है। एक जहां जहां पर अलोकेशन दिख रहा है 3 4 5 6 7। तो गाइज ये भी कितना हुआ, m 3 + 5 -1 7, और ये भी 7, इसलिए मैं गारंटी से बोल सकता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन इज व्हाट, feasible, solution is feasible, that's it guys। और अब हाँ, ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी, फाइनल सॉल्यूशन कितना, कॉस्ट कितना, वो सब निकाल लेंगे। 10 30 40 50 50। तो x टू सी 10 30 डमी 40, y टू ए 50, y टू सी 50। आप भी अपने नोटबुक में चेक कर सकते हो बराबर है कि नहीं, है ना। एंड नाउ z टू बी 40 एंड 10, z टू बी 40 एंड z टू डी 10। ये हो गया गाइस एक सप्लाई पैटर्न, और इस पैटर्न की वजह से लगने वाला टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देयरफॉर और गाइस ट्रस्ट मी, ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ने दिया है, तो डेफिनेटली वो नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट मेथड से अगर आप ट्राई भी करो तो उससे तो बेटर ही आएगा, या कम से कम इक्वल आएगा।
ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला कॉस्ट उन दोनों से ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा तो नहीं आएगा, कम आएगा या इक्वल आएगा, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेड कॉस्ट क्या आएगा, हम पता है कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है ना, एक्स टू सी 1 किलो लीटर अगर पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करो तो 6 रुपए का कॉस्ट है। ये क्या दिख रहा है आपको, कॉस्ट पर किलो लीटर। तो हम कितना किलो लीटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, 10, 30, 40, 50, 50, है ना। तो क्या करना है, ये क्वांटिटी को रिस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, हमें कॉस्ट निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 6 × 10, 6 × 30, 0 × 40। हमें पता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 0 × एनीथिंग 0 ही होने वाला है, बट सॉल्यूशन के लिए हमें ये लेना पड़ा। तो 6 × 10 प्लस 6 × 30 प्लस 0 × 40 प्लस बराबर 610, 630, 040। नाउ 550, 650, 5 × 50 प्लस 6 × 50 एंड लास्ट गाइज जेड वाला रो 540, 610, 5 × 40 एंड 6 × 10। चलो गाइस, तो 6 10 60, 6 30 180, ठीक है। देन 0 × एनीथिंग 0, ये 250, 300, 200 एंड 60। बस गाइस इसको ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ये 60 और 180 हुआ 240, जीरो तो छोड़ दो, 240 और 250 कितना हुआ, 490, 490 एंड 300 कितना हुआ, 790, 790 एंड 990 एंड गाइस 1050। ट्रस्ट मी, लीस्ट कॉस्ट से करो, नॉर्थ वेस्ट से करो, इससे कम तो नहीं आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, एक तो इससे ज़्यादा ही आएगा या एट एक्सट्रीम केस इक्वल आ जाएगा, बट इससे कम नहीं आएगा। ये मिनिमम कॉस्ट आया है ड्यू टू वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। हाँ, इसको फर्दर मिनिमम करने का काम ट्रांसपोर्टेशन करता है, सॉरी मोदी मेथड करता है, तो वो तो आप आने वाले सेशन में सीखोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका खत्म हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो खैर आप सॉल्व करना सीख गए थे पिछली क्लास में, लेकिन यहाँ पे आपने सीखा कि जब अनबैलेंस प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ कैसे खेलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।